हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉयंस क्लब। जैसा कि पहले मैंने बताया था कि मैं अपनी सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ। इसके पहले मैंने एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक वीडियो डाल दी है, अपलोड कर दी है, बट कुछ रीज़न से मैंने 2 दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। फिर मैं लेके आया हूँ। आज मैं आईपीसी आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है। आईपीसी के ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, मोस्टली इंपॉर्टेंट ही आते हैं, जो ज़्यादा फेमस हों, ज़्यादा फेमस क्राइम्स हों, तो आपको इनके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसा आपको पता है कि हमारा जो लॉ ऑफ क्राइम्स है उसमें तीन तीन चीज़ें आती हैं। जैसे कि हुआ आईपीसी, सबसे पहले इंडियन पीनल कोड 1860, उसके बाद सीआरपीसी और उसके बाद लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है। तो ये एविडेंस लॉ जिसको बोलते हैं। तो आपके जो बीएचयू या फिर डीयू या किसी भी एग्ज़ाम्स, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आईपीसी ही सिर्फ आता है। तो आईपीसी के वो भी बस फेमस प्रोविजंस। तो आपको बस सिर्फ एक ओवरव्यू मैं आज देता हूँ, और उसके बाद मैं टॉपिक वाइज आपको आपकी आईपीसी की क्लास लेके आऊँगा। तो फर्स्टली तो आप अगर तैयार हो गए हैं तो आप लिसनिंग मोड में आ जाइए और शुरू करते हैं फिर। ठीक है। तो पहले तो ये है लॉ ऑफ क्राइम्स की डेफिनेशन, मीन्स लॉ ऑफ क्राइम्स क्या होते हैं। ठीक है। तो जैसा कि इस स्टेटमेंट से डिफाइन है कि क्रिमिनल लॉ डील्स विद दोज एक्शंस दैट आर क्लासिफाइड एज ऑफेंस और क्राइम। इसको ऑफेंस भी बोलते हैं, मीन्स कि इसमें जो इसको डील करता है ऑफेंस और क्राइम को। ऑफेंस और क्राइम सेम चीज़ें हैं, एक दूसरे का सिनोनिमस है। आइदर इन पीनल कोड और इन सम अदर क्रिमिनल एक्ट। जो भी अदर क्रिमिनल एक्ट है उनमें भी ऑफेंस और क्राइम मतलब सेम होते हैं, उनको ऐसे ही डील किया जाता है। ठीक है। तो ऑफेंस को की यहाँ डेफिनेशन है आईपीसी में, लिखा हुआ है कि एन ऑफेंस इज डिफाइंड एज एनी एक्ट दैट हैज़ बीन मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। ठीक है। जो एक्ट आईपीसी में पनिशेबल है उसे ऑफेंस कहते हैं। ठीक है। और जो इसे करता है उसे ऑफेंडर कहते हैं। ठीक है। तो द कोड प्रोहिबिट सर्टेन एक्ट बाय मेकिंग देम पनिशेबल एज टू रेगुलेट ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। मीन्स कि जो हमारा ये आईपीसी है ये एक क्रिमिनल एक्ट है। मीन कि इसमें जितनी भी एक्ट आपको आते हैं, जितने भी एक्ट ऐसे हैं जिनसे पनिशमेंट मिलती है, उन्हें ऑफेंस कहा जाता है। नेक्स्ट ये एक ब्रॉड सेंस में है कि क्रिमिनल लॉ इज़ अ ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ। ये पब्लिक लॉ है। ठीक है। मतलब ये किसी एक पर्सनल लॉ नहीं है, मतलब पर्सनल लोगों के लिए नहीं है, ये पब्लिक है, ऑल ओवर जो हमारे सिटीजन्स हैं उनके लिए है। ठीक है। और उनके अलावा भी जो फॉरेनर्स भी होते हैं उन पे भी कुछ अप्लाई होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर है इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टेट इज़ अ पार्टी एज क्राइम इज़ नॉट ओनली अ रॉन्ग अगेंस्ट द इंडिविजुअल बट ऑल्सो अगेंस्ट द होल सोसाइटी। मीन्स कि हमारे आईपीसी में ये बोला गया कि अगर कोई भी क्राइम होता है तो वो किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, ये पूरी स्टेट के लिए होता है। तो ही आपने आपने अक्सर केसेस भी देखे होंगे कि मीन्स कोई भी आप केस देख लीजिए, उसमें स्टेट लगा होता है। जैसे जहाँ का भी केस है, एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वाई वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, ऐसे करके रहता है। तो आप अगर कोई भी क्राइम होता है तो पहले तो ऑफेंडर का जो जो अभियुक्त होता है उसका नाम होता है, और उसके बाद फिर उस स्टेट का, क्योंकि उसने स्टेट के अगेंस्ट क्राइम किया होता है। तो कोई भी क्राइम होता है वो स्टेट के अगेंस्ट होता है। ठीक है। उसके बाद फिर द क्रिमिनल लॉ ऑफ इंडिया इज कोडिफाइड इन द पीनल कोड 1860 एंड इन द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973, वेयर इज द पीनल कोड इज सब्सटेंटिव लॉ। मीन्स कि ये सब्सटेंटिव लॉ है, इसमें कोई भी, बस इसमें डिफाइन किए गए हैं, इसमें बस ऑफेंस को डिफाइन किया गया है आईपीसी में, और उनके पनिशमेंट को बताया गया, कैसे दिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होंगे, इनके बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया। इसके लिए एक अलग एक्ट है आपका, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज़ द एग्जेक्टिव और प्रोसीजरल लॉ। ठीक है। ये आपका है ना। तो उसमें सब कुछ डिफाइन किया गया है कि मतलब जज, जो हमारे जज होंगे, हमारी पुलिस होगी, उनके क्या क्या कार्य हैं, कैसे कार्य होगा, कोई भी क्राइम होगा उसके बाद से क्या होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएं आपके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दी गई है। ठीक है। उसके बाद इसमें है सेक्शन 2 ऑफ द पीनल कोड, एवरी पर्सन इज़ अ लाइबल टू पनिशमेंट अंडर द पीनल कोड। एवरी पर्सन की बात यहाँ पे मतलब की गई है। ठीक है। कि मतलब सभी लोग जो जो ऐसे करते हैं उनको सज़ा मिलेगी। ठीक है। फिर देखिए क्राइम किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है। तो द एक्टस सीरियस एंड मेंस रिया। एक्टस सीरियस मतलब कोई एक्ट होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, और मेंस रिया मतलब कि गिल्ट माइंड, मतलब कि बुरा मन।
ठीक है, आपका इंटेंशन बैड होना चाहिए, बैड इंटेंशन जिसको बोलते हैं, और आपका काम भी होना चाहिए। सिर्फ आप इंटेंशन लेके घूमोगे कि यार मैं उसे आज मार दूंगा या मैं उसे चोरी कर लूँगा, तो इससे क्राइम नहीं कमिट हो जाता। आप अगर उस बुरे मन से अगर कोई काम करते हो या करने का प्रयास करते हो तो ऐसा हो सकता है। तो ये क्राइम की डेफिनेशन में आता है। तो द पीनल कोड नाउ वेयर डिफाइंड व्हाट अ क्राइम इज। अ क्राइम कैन बी सेड टू बी एन एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। कमीशन मीन्स कोई काम किया, ओमिशन मीन्स लोप नहीं किया, मीन्स कि जो काम करने के लिए मना किया गया वो आप कर रहे हो, और जो काम करने के लिए एक्चुअली में आपको कहा गया है वो आप नहीं कर रहे हो। दोनों कंडीशन में क्राइम हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर पुलिस है, पुलिस को काम दिया गया है गवर्नमेंट की, यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगनी है या आपको ये करना है, ठीक है, आपको पर्टिकुलर काम दिया गया है कि आपको ये करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है आपको ये करना है, यहाँ आपको ड्यूटी करनी है या जो भी करनी है, और आप वहाँ नहीं जा रहे हो, आपको जो काम दिया गया आप वो नहीं कर रहे हो, तो इसको लोग बोलते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मीन्स क्राइम में क्या क्या हो सकता है, ओमिशन, कमीशन, कमीशन दोनों या नन ऑफ द एबव। तो आप ओमिशन और कमीशन दोनों बोलोगे, मतलब दोनों पे टिक करोगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपका ये है, इन द लॉ क्राइम कंसिस्ट ऑफ टू एलिमेंट, एक्टर्सियस एंड मेंसरियस। द फॉर्मर रिप्रेजेंट द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ क्राइम एंड लेटर रिप्रेजेंट इन मेंटल एस्पेक्ट। Actors has been defined as such result of human conduct as a law seek to prevent। एक्टर सीरियस मतलब ऐसा काम जिसे लॉ प्रिवेंट करता है, ठीक है, एंड मे बी पॉजिटिव और निगेटिव, ये ओमिशन की बात है। फिर मेंस रिया इज अ लूज टर्म ऑफ इलास्टिक सिग्निफिकेंस एंड कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड कंडीशन। ये सिर्फ मेंटल स्टेट की बात करता है, आपका मन कैसा है, आपका मन बुरा है, अच्छा है, कैसा है। ठीक है, अभी आगे और मैं ऐसे डिफाइन करूँगा, बस आप इससे तीन चार चीज़ें याद रखो कि क्राइम दो चीज़ों से, मतलब दो चीज़ करने से होता है, ओमिशन और कमीशन। मतलब आप कुछ कर रहे हो या फिर आप कुछ जो आपको करने को कहा गया है वो आप नहीं कर रहे हो, और उसमें दो चीज़ मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक है एक्टरसेस, मतलब काम होना चाहिए बुरे मन से, एक्टरसेस, एंड मेंस रिया। तो मेंस रिया पूछ भी सकता है कि मेंस रिया मीन्स क्या होता है, तो आप गिल्ट माइंड लिख सकते हो, बैड इंटेंशन लिख सकते हो, कई मतलब समझ लो नेगेटिव वर्ड है ये मेंस रिया। ठीक है, और इसी का मतलब एक उल्टा होता है बोनाफाइड हो सकता है। और एक एक्टरसेस मतलब कोई एक्ट, कुछ कार्य होना चाहिए, मतलब कुछ भी होना चाहिए, मतलब जो बैड इंटेंशन से किया गया हो, जिसके लिए लॉ प्रिवेंट करता है, लॉ करने से मना करता है, या तो इसको बोलते हैं एक्टरसेस। ठीक है, अब देखिए हिंदी में भी है, हिंदी जिनको हिंदी के लिए है तो उसमें देखिए कुछ डेफिनेशन है कि अपराध की परिभाषा बहुत से विद्वानों देने के प्रयास करें, मतलब सफल नहीं, ये सब चीज़ें देखिए, ब्लैक स्टोन, ऑस्टिन, ठीक है, फिर केनी। तो इसका मैं PDF दे दूँगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये वैसे डेफिनेशन तो कभी पूछेगा ही नहीं। ठीक है, फिर देखिए इनके क्या मौलिक सिद्धांत होते हैं कि कोई भी कार्य अपराध नहीं है जब तक उसे किसी विशेष कानून द्वारा अपराध की संज्ञा नहीं दे दी जाती। ठीक है, आप कोई भी कार्य कर लीजिए, बुरा से बुरा कार्य भी अगर आप कर रहे हैं, लेकिन अगर वो डिफाइन नहीं है IPC में या किसी भी स्पेशल लॉ या किसी भी कोई भी लॉ उसे प्रिवेंट नहीं करती है, तो वो क्राइम नहीं, उसके लिए आपको सज़ा नहीं मिलेगी। वो कहीं ना कहीं लिखा होना चाहिए, कहीं ना कहीं डिफाइन होना चाहिए, तो ही आपको सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो वैसे कोई भी ऐसा बुरा काम नहीं जिसके लिए सज़ा ना मिले, तो आप सोचिएगा भी मत ऐसा कुछ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, किसी भी व्यक्ति को विधि के प्राधिकार के बिना दंडित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब बिना विधि के प्राधिकार, मतलब विधि का अगर अधिकार होगा उसके अलावा आप कोई दंड नहीं दे सकता, विधि ही दंड दे सकती है। ठीक है, विधि बनाने के पूरे के कार्य को विधि बन जाने के पश्चात दंड नहीं किया जा सकता। मीन्स कि मान लीजिए आज कोई ऐसा एक्ट जो क्राइम नहीं है, ठीक है, आप कोई भी ऐसा काम करते हो, मीन्स मान लीजिए कि आज चोरी करना क्राइम नहीं होता, तो आप अगर चोरी कर लिए कहीं पे, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हुआ, 2 दिन बाद उस पर एक लॉ बन गया कि चोरी करना आज से क्राइम हो गया, तो आपको आपको उसके लिए सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने विधि बनने के पहले चोरी किया है। और आप अगर आप विधि बनने के बाद आप चोरी करते हो और बन गया है कि हाँ चोरी करना आज से अपराध है, उसके बाद अगर चोरी करते हो तो आपको दंड मिलेगा। जस्ट आप कुछ देर पहले भी अगर आपने चोरी किया या कुछ किया और वो अपराध की श्रेणी में उस समय तक नहीं था, तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी। तो ये है दंड विधि का मौलिक सिद्धांत। और ये देखिए इसके आवश्यक तथ्य कि मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है अपराध। तो देखिए मानव, पहले ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, कोई ह्यूमन बीइंग के अलावा कोई भी अगर कोई क्राइम करता है तो उसे सज़ा विधि द्वारा नहीं दी जा सकती है। अब लोग तो अगर कोई जानवर को भी मार देते हैं, अगर वो किसी को मारता है तो वो तो सेल्फ डिफेंस के लिए मारते हैं, लेकिन ये सज़ा नहीं हुआ, सज़ा सिर्फ ह्यूमन बींग्स की हुआ, जिसमें मेल फीमेल और आपके जो ट्रांसजेंडर में LGBTQ के जितने भी आते हैं सभी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ह्यूमन बींग होने चाहिए मस्ट। सेकंड है दुराशय, दुराशय मीन्स मेंस रिया, मैंने जैसे बताया बैड इंटेंशन। तो
तो मात्र कार्य किसी को अपराधी नहीं बनाती जब तक उसका मन भी अपराधी हो। सिर्फ आप कोई काम, कोई एक्ट कर रहे हो बट आपका बैड इंटेंशन नहीं है, आपका बुरा मन नहीं है, आप कोई अपराध भी कर रहे हो बट आपका बैड इंटेंशन नहीं है, तो आपको कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, कि नहीं कि आपको वही वाली सज़ा दे दी जाए जो एकदम डिफाइन है। मीन्स क्या होना चाहिए, बैड इंटेंशन मस्ट है आईपीसी में। ठीक है, कुछ इसके एक्सेप्शन भी है, वो मैं बताऊंगा आपको। फिर कार्य और लोभ, किसी भी अपराध के लिए एक व्यक्ति उसका दुराशय ही पर्याप्त नहीं, दंडनीय होने के लिए अपराधी का, तो ये दुराशय और कार्य लोभ, एक्टा सीरियस मैंने बताया था, और मेन सीरियस, दोनों मस्ट है, दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों होना चाहिए किसी भी अपराध के लिए, ये दोनों मस्ट है। और ह्यूमन बीइंग तो है ही। और लास्ट है क्षति, मीन्स अब कुछ होनी चाहिए, मतलब क्षति जैसे क्या है कि उस अपराध कार्य के फलस्वरूप क्षति होनी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के अनुसार क्षति शब्द किसी इस प्रकार की हानि का घोतक है जो किसी व्यक्ति के मन, शरीर, ख्याति, संपत्ति को अवैध रूप से कारित करती है। अब देखिए, क्षति मन में भी हो सकती है, मतलब कि हीन भावना है, या फिर आपका डिफेमेशन हो गया, कोई आपको बेइज्जती करके चला गया तो मन की क्षति हुई। फिर शरीर, आपकी बॉडी इंजरी हो गया, आपको मार दिया, आपको चोट लग गई, तो ये भी एक क्षति में आएगा। फिर ख्याति, आपकी मतलब आपकी लोगों में आपकी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई, डिफेमेशन इसको भी बोल सकते हो कि आपकी बेइज्जती हो गई है, कोई आपकी बेइज्जती करके चला गया है, या फिर आप ऐसा वो काम किया है जिसकी आपकी जो मतलब प्रसिद्धि है, आप प्रसिद्ध हो, फेमस इंसान हो, या फिर एक नॉर्मल भी इंसान हो, तो लोग आपको बुरी नज़र से देखने लगे सिर्फ उसकी वजह से, तो आपकी ख्याति में, ख्याति की क्षति हुई ना, आपकी प्रसिद्धि। तो ख्याति का मतलब यही है। और संपत्ति मीन्स आपकी किसी भी संपत्ति जो आप इतने मेहनत से कमाए हो और सब कुछ किए हो, उसकी अगर क्षति हो जाती है, कोई उसको तोड़ फोड़ के चला जाता है, आप बाहर अगर कुछ भी रखे हो, घर के बाहर, घर के अंदर आपके शीशा को तोड़ दिया, तो ये सब भी आता है क्षति में। तो इंजरी भी होना जरूरी है। तो ये सारे ये मस्ट, ये समझ लीजिए एलिमेंट है, इसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम्स। उसके बाद देखिए, ये हमारा आईपीसी है, और आईपीसी में ये देखिए जनरल एक्सप्लानेशन है, मीन्स कि इसमें डिफाइन है कि ये जेंडर है, जेंडर में क्या पुरुष और महिला आएंगी, फिर नंबर है, फिर मेन वुमेन की डिफिनेशन है, पर्सन, पब्लिक। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा मतलब याद कर लीजिए। सब जो किनारे किनारे है ना सेक्शन है, कि सेक्शन 8 में जेंडर है, सेक्शन 9 में नंबर है, तो ये याद करने में चाहिए। इसमें कुछ ऐसा डिफाइन करने वाली चीज़ नहीं है, बस आप इसे याद कर लीजिए, डेफिनेशन नहीं पूछता है कुछ किसी इतने डिटेल में कभी। ठीक है, तो ये मैंने सिर्फ इसलिए दिया है, इसका PDF मैं दे दूँगा अपने टेलीग्राम पेज पे, बस ये मैंने याद करने के लिए आपको दे दिया है। और नेक्स्ट ये भी है, देखिए इसमें भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अपराध है जो मैंने बताया कि ऑफेंस को सेक्शन 40 में डिफाइन किया गया है, फिर लोकल लॉ 41 में है, ठीक है, शपथ 51 में है। तो ये सब चीज़ें पूछ सकता है, तो आप इन्हें सिर्फ याद कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, और इम्पॉर्टेंट कुछ ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा नहीं कि बहुत इंपॉर्टेंट कोई है, बहुत वो है, बट आपके हिसाब से आपको अगर ऐसा लगता है तो आप प्रीवियस पेपर अगर आपके पास हो, ठीक है, या मैं अवेल करा दूंगा, तो उसमें आप देख के याद कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, वैसे भी अगर आप लॉ करते हो तो आपको मैक्सिमम सेक्शंस तो याद होने ही चाहिए, तो कुछ अभी से याद हो जाएंगे तो अच्छा होगा। उसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट आता है सेक्शन 53। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने प्रकार के पनिशमेंट हमारे आईपीसी में डिफाइन है। ठीक है, तो ये दे देगा कि मतलब डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, डेथ मतलब कि कैपिटल पनिशमेंट जो फांसी की सज़ा मिलती है वो डेथ हो गया। फिर इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ, जैसे आजीवन कारावास जिसको बोलते हैं। फिर एक तो यहाँ भी था बट उसको रिपेल कर दिया गया। फिर आपका थर्ड है इम्प्रिजनमेंट विच इज़ टू डिस्क्रिप्शन रिग्रेस दैट इज़ विद हार्ड लेबर सिंपल। रिग्रेस होता है कि आपको मेहनत करा के नहीं होता, आपने कोई ऐसा क्राइम कर दिया 10 साल की कठोर सज़ा मिलती है, तो ये रिग्रेस में आ जाता है। और नॉर्मल सज़ा 4-5 साल की अगर मिलती है तो, या फिर आपको ज़्यादा की भी 7 साल की भी मिलती है, बट रिग्रेस नहीं होगा, नॉर्मल आपको सिर्फ काम, बिना काम कराया, बहुत ज़्यादा आपको काम नहीं करना होगा, कठोर सज़ा नहीं होगी। तो ये 2 टाइप के हो सकते हैं। अगर इम्प्रिजनमेंट में 2 प्रकार की है, ये पूछ सकता है कि रिग्रेस, सिंपल। फिर फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स कि आपके प्रॉपर्टी को वो कर लिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, मतलब कि आप प्रॉपर्टी को आप ले लिया जाएगा। ठीक है, मीन्स कि आप जुर्माना नहीं दे पा रहे हैं, आपको फ़ाइन दिया गया है कि इतने इतने साल की पनिशमेंट और विद फ़ाइन, तो आप फ़ाइन नहीं दे पा रहे हो तो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तो और अदर भी केसेस में आपने लोन लिया है, आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, तो और तो आपके पास प्रॉपर्टी है, आप वो भी नहीं देते, तो आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाएगा उसकी नीलामी करा के, या उसका अगर आप मतलब कई चीज़ें हैं आपसे पैसे निकलवाने के लिए, तो ये भी एक टर्म्स आता है। फिर फ़ाइन तो आपको मैंने बता दिया, फ़ाइन होता है ये। तो आप देखिए, डेथ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट रिग्रेस सिंपल, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, फ़ाइन। तो ये तीसरा रिपेल्ड हो गया। तो ये 5 प्रकार के पनिशमेंट हमारे आईपीसी में डिपेंड है। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार की पनिशमेंट नहीं मिल सकती इन 5 के अदर्स में। ठीक है, वो इलीगल होगा। लीगल में यही है कि अगर आपने कोई क्राइम किया है तो
5 प्रकार में से कोई भी आपको सज़ाएँ मिल सकती हैं। ये है 53। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, देखिए मैं आपको पहले नहीं बता पाया, हमारे जो सेक्शंस हैं ये आप मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको आपके ओवरऑल जो सेक्शन है वो 511 है। ये मतलब जनरली उतने पूछे तो नहीं जाते, बट फिर भी आप याद रख लो कि 511 सेक्शन है टोटल, और 23 चैप्टर है, 23 अध्याय हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब चैप्टर वाइज चीज़ें डिफ़ाइन हैं। तो आपके जो आपको मैंने पनिशमेंट बताया वो चैप्टर थर्ड में था, और ये जो चैप्टर जो फोर्थ आया हुआ है इसमें जनरल एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस में ये है कि आप अगर कोई भी क्राइम करते हो तो आपको छूट कैसे मिल सकती है। आपने कोई क्राइम कर दिया तो उसमें मतलब किस टाइप की, जैसे आपने कभी गलती से भी कुछ भी कर सकते हो, कई चीज़ें हैं गलती से। देखिए जैसे यहाँ पे 76 सेक्शन 76 से सेक्शन 106 तक जनरल एक्सेप्शन डिफाइन है, ठीक है। तो क्या होता है कि आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते हो, कि आप पे कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, आपको सज़ा नहीं मिलेगी, लेकिन कंडीशंस उसमें कुछ होनी चाहिए कि आपने किया तो क्राइम, जनरल लैंग्वेज में देखा जाए, लेमन लैंग्वेज में देखा जाए तो आपने क्राइम तो किया, बट कंडीशंस डिपेंड करती हैं कि आपकी क्राइम सज़ा देने लायक है या नहीं है, आप क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकते हो कि नहीं बच सकते हो। तो जनरली लोग कोई क्राइम करते हैं तो इनसे बचने की बहुत कोशिश करते हैं। ये हमारे जो जनरल एक्सेप्शंस हैं। तो देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट है 76 टू 79, जुडिशियल एक्ट है 77 टू 78। तो मैं एक एक करके आपको बताते जाता हूँ। जैसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है तो इसमें बाउंड बाई लॉ होता है कि मीन्स कि आपने गलती से कुछ कर दिया, आपने आपको पता नहीं कि वो चीज़ें सामने क्या है। मैं आपको एक केस बताता हूँ, जैसे कि सामने से कोई आ रहा है, आपको लगा भूत है, आपके पास गोली है, आप डर के मारे गोली मार दी, तो आप बच सकते हो कि मीन्स आपने तो ये समझ के बोला कि यार मुझे लगा कोई बहुत बड़ा जानवर था, या जनरली वो आदमी ही था, लेकिन आपको लगा वो जानवर था, तो आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब लगा ना कि हाँ यार मतलब थोड़ी सी मुझे नहीं पता चल पाया, मैं डर गया और मुझे लगा कि यार वो भूत था सामने। आपको डिफेंस देना पड़ेगा, आपको एविडेंस देना पड़ेगा। ये थोड़ी ना कि आप झूठ बोल दो कि नहीं यार आप जहाँ आपको पता है कि वो आदमी है और आप कोर्ट में जाके बोल रहे हो कि नहीं ये भूत था या फिर कोई बहुत बड़ा जानवर था, मैंने ये समझ के मार दिया। फिर कोई जंगल में गया शिकार करने, वो बाघ को समझ के मतलब बाघ समझ के किसी आदमी को मार दिया। तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो मिस्टेक ऑफ फैक्ट। फिर जुडिशियल एक्ट मीन्स कि अगर कोर्ट किसी को पनिशमेंट या फिर कोर्ट अपना कोई फैसला सुनाता है तो उसमें तो ऑब्वियसली फांसी की सजा देगी, ये करेगी, तो वो कोर्ट के पास ही राइट्स है, तो उसके लिए भी उनको नहीं मिलेगा। और जुडिशल एक्ट में 78 में ये है कि जैसे जल्लाद होता है, अब जल्लाद फांसी वो खींचने की सज़ा मिलती है ना, वो रस्सी जो खींचता है फांसी की, तो ऑब्वियसली वो किसी के मतलब जुडिशल एक्ट कर रहा है, मीन्स कि उससे ये जज द्वारा ऑर्डर दिया गया है कि तुमको ये करना है। तो वो वैसे अगर लेमन लैंग्वेज में दिखाते तो वो तो किसी को मार रहा है रस्सी खींच के, लेकिन उसे भी सज़ा नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली वो जुडिशल एक्ट में परफॉर्म कर रहा है। फिर एक्सीडेंट में भी कंडीशंस होनी चाहिए कि आपने हर चीज़ का पालन किया हो। एक्सीडेंट में जा रहे हो बहुत हाईवे पे, अचानक से कोई आ गया सामने, तो ऑब्वियसली आप कैसे कंट्रोल करोगे। हाँ, आप जानबूझ के किसी को एक्सीडेंट, आपका बैड इंटेंशन है, जो मैंने बताया पहले, आपका इंटेंशन बस इसमें मैटर करता है। इंटेंशन आपका नहीं होना चाहिए मारने वाला, और मारने वाला इंटेंशन होना भी चाहिए। जैसे इसमें इंटेंशन है, जुडिशियल एक्ट में मारने का इंटेंशन तो है उसको, लेकिन वो तो ऑर्डर से मार रहा है, वो भी अपने अपने किसी चीज़ के लिए थोड़ी ना मार रहा है। तो एक्सीडेंट में ये होना चाहिए कि मतलब आपने पूरी तरह से, ये नहीं कि आप रॉन्ग साइड चल रहे हो और आपने किसी चीज़ का मतलब पालन नहीं किया, यातायात के नियमों का पालन नहीं किया, ऐसे ही चल रहे हो और नो एंट्री जोन में गाड़ी चला रहे हो और उसमें एक्सीडेंट कर दी, तो उसमें तो आपको ऑब्वियसली सज़ा मिलेगी। बट आपने पूरी तरह से एकदम कॉशन लिया है, आपने कोई नेग्लिजेंस नहीं किया है, मतलब कोई लापरवाही नहीं की, और आप अच्छे से जा रहे थे, एक ऐसी स्पीड में जा रहे थे जो कि डिफाइन मतलब है कि यार हाईवे पे 80 की स्पीड पे चलो, या फिर जो अगर भीड़ भाड़ वाला के 30-40 की स्पीड चलो, तो उन सब की स्पीड से अगर चल रहे हो, उसके बाद अगर एक्सीडेंट होता है और आपने पूरी तरह से लापरवाही थोड़ी भी नहीं की है, तो आप बच सकते हो एक्सीडेंट से। तो ये सेक्शन 80 में डिफाइंड है, ये पूछा जा सकता है कि सेक्शन एक्सीडेंट के सेक्शन में डिफाइंड है, तो आप ये याद कर सकते हो। फिर एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन। जैसे क्रिमिनल इंटेंशन में इसमें बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं कि मतलब नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मतलब मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है, अब 7 साल से छोटा बच्चा इसमें डिफाइन है कि मतलब कितने साल के बच्चों को कोई भी क्राइम करने पे सज़ा नहीं मिल सकती, तो वो 7 साल से छोटा है, ठीक है। उसको डॉली इन कैपस बोलते हैं कि मतलब वो कर नहीं पा रहा, करने योग्य नहीं है, ठीक है। और उसके उसके अलावा 81 है, उसमें नेसेसिटी है कि सेक्शन ये एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन में, ये सेक्शन 81 में नेसेसिटी है कि आप मान लीजिए कोई बड़ी नाव से जा रहे हो, ठीक है, उसमें 300-400 लोग बैठे हुए हैं,
अब हुआ क्या कि सामने एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है, और फिर बगल में छोटी नाव है जिसमें 10 12 15 लोग बैठे हुए हैं। तो आप जा रहे हो और आपके पास कोई रास्ता नहीं बचा, या तो आप बहुत बड़े आइसबर्ग में टकराओगे, आप कैप्टन हो मेन शिप के, तो आपको डिसीजन लेना है कि आप या तो आइसबर्ग में टकराओगे, या तो आप जाके उस नाव को टक्कर मारोगे। तो लेकिन आपके शिप में तो 2 3 हज़ार लोग बैठे हुए हैं, और उस शिप में सिर्फ 12 14 लोग, तो आप आइसबर्ग में टकराओगे तो 2 3 हज़ार लोग मर सकते हैं ना। तो आप क्या करोगे, आपका जो डिसीजन होगा वो आपको कम लोगों को, मतलब ऐसा कि कम लोग उससे क्षति हों। तो आप अगर नाव को टक्कर मार भी देते हो जिसमें 10 12 लोग हैं, छोटी नाव है, तो आपको सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ नेसेसिटी का वो लग जाएगा, सिद्धांत लग जाएगा, ठीक है। तो इसमें आर वर्सेस डडले स्टीफन का एक लॉ है, बट वो पूछा नहीं जाएगा, वो आप लॉ में पढ़ोगे, ठीक है। फिर उसके बाद फिर आपका जो 82 मैंने बताया कि 7 साल से छोटे बच्चे कोई भी क्राइम करता है, 7 साल या 7 साल से छोटा बच्चा हो, उसे सज़ा नहीं मिलेगी, वो सेक्शन 82 में है। फिर 83 में है कि मीन्स कि कंसीडर किया जाएगा कि 7 से अगर 12 साल का अगर बच्चा है तो उसमें कंडीशन है कि वो करने योग्य है कि नहीं, मतलब कि उसके पास उसकी जो माइंड है वैसा डेवलप है कि नहीं है। होता है ना, किसी किसी 7 से 12 बच्चों का बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, किसी का कम हो जाता है, तो वो उस पर ये डिपेंडिंग वाली चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। फिर 84 में अनसाउंड माइंड मीन्स पागल अगर है वो, तो वो भी ऑब्वियसली उसका भी कोई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं, वो तो पागल है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो इसके लिए डिफाइन है आपका 84 में। तो ये आपको मैं डिटेल में एक एक चैप्टर बताऊंगा, बट आपको ये मैं ओवरव्यू एक तरह से दे रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें पढ़नी है, और बहुत डिटेल में कुछ भी नहीं पढ़ना, मेनली सेक्शन ही पूछे जाते हैं, और कभी कभी थोड़ी बहुत और चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो फिर सेक्शन 85 और 86 में आपका डिफाइन है, अगर आप इंटॉक्सिक हो, शराब वराब पिए हो, बट नशे में हो, बट वो नशा भी आपके द्वारा जानबूझ के नहीं होना चाहिए, आपको कोई पिला दिया हो, ठीक है, ज़बरदस्ती आपको किसी ने पिला दिया हो, तो उसमें भी कई टर्म्स हैं, कई कंडीशंस हैं। उसके बाद आपका है एक्ट डन बाई कंसेंट। अब कंसेंट से आपने बोला आप चलो मुक्केबाजी किया जाए, दोनों लोग का कंसेंट है और आपने मार दिया मुक्केबाजी में ही, पूरे नियमों का जो नियम था उस मुक्केबाजी में उसमें लग गया। या क्रिकेट खेल रहे हो, जैसे कि ब्राइट ह्यूज नाम था ना ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर, तो वो तो कंसेंट से क्रिकेट खेल रहा था, अब बॉलर ने बॉलिंग कराया, उसके सर पे लग गया, तो बॉलर को सज़ा नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो एक क्रिकेट का पार्ट था, उसने एकदम नियम से जैसे होना चाहिए वैसे बॉलिंग कराया, सब कुछ कराया, जानबूझ के उसने मारा भी नहीं ना, उसका बैड इंटेंशन था। तो तो ये आपका एक्ट डन बाई कंसेंट में हो सकता है कि उसके थ्रू तो उसको कोई भी सज़ा नहीं मिली। फिर प्राइवेट डिफेंस है, प्राइवेट डिफेंस में कि आप किस हद तक किसी को मार सकते हो, मतलब अगर आपकी मतलब किसी से मान लीजिए लड़ाई आपको होता है, ठीक है, तो आप मतलब कब कब क्या क्या मतलब जैसे होता है ना कि आपका आपको प्राइवेट डिफेंस करने का, आप पे कोई हमला करने आता है, तो आप कहोगे नहीं नहीं हम इसे नहीं मारेंगे, हम तो लॉ का वायलेशन कर लेंगे, तो ये तो फिर आपको वो मार देगा ना। तो आपको उससे बचने के लिए अगर आप उसे मारते हो, लेकिन उसमें भी बहुत लिमिटेशंस हैं कि अगर वो मुक्के से मारने आया तो आप गोली नहीं मार दोगे, मुक्के से मारने आया तो आप उसी टाइप का कुछ ऐसा, तो वो डिपेंड करता है, क्योंकि ये इसलिए बनाया गया ना प्राइवेट डिफेंस की, हर जगह पुलिस हो नहीं सकती है, तो आप अपना रक्षा खुद कर सको, और रक्षा करने के मतलब आपको सज़ा भी ना मिले, तो आप एक लिमिट इन द सेंस कि जैसे वो कर रहा है उसी हिसाब से काम करो। आप वो चाकू लेके आया है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं उस चाकू से मर सकते हैं, तो मतलब आपको ऐसा खतरा होना चाहिए कि आप मर सकते हैं, तो फिर आप उसको मार सकते हो, ठीक है। तो इसमें कई सेक्शन है हर तरह के, इसमें यहाँ तक कि जो सेक्शन 100 है उसमें तो आप किसी को मार भी सकते हो, उसमें भी कंडीशन है कि कोई डकैती करने आ रहा हो, कोई रेप करने आ रहा हो किसी किसी का, तो और आपको एकदम लग रहा है कि नहीं अब वो हम तो मर ही जाएंगे अगर हमने इसको नहीं मारा, तो आप उस कंडीशन में किसी का मतलब अपने सेल्फ डिफेंस में किसी को मार भी सकते हो, यहाँ तक का भी अधिकार है आपके पास, ठीक है। तो 106 तक है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए, ये चीज़ मैंने दे दी है, बट ये तो सिर्फ एक बेयर एक्ट का एक पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे मैंने 82 बताया एक्ट ऑफ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स ऑफ एज, फिर 81 मैंने बताया क्रिमिनल इंटेंट टू प्रिवेंट अदर हार्म, जैसे मैंने नाव वाला जो एग्जांपल दिया था 81 वाला, फिर 83 7 ईयर्स टू 12 ईयर्स वाला, 84 में अनसाउंड में जो पागल व्यक्ति है, 85 में इंटॉक्सिकेशन की बात है, फिर 86 में भी इंटॉक्सिकेशन है, उसमें तो कुछ नियम है। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट में आपका ये हो सकता है 96 है आपका प्राइवेट डिफेंस की बात की गई है इसमें, फिर प्रॉपर्टी की बात की है। फिर देखिए 100 है ना, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, तो मतलब कि डेथ तक कैसे बढ़ सकती है, मतलब आप कब डेथ कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो प्राइवेट डिफेंस का अलग से मैं एक वो लेके आऊँगा, चैप्टर लेके आऊँगा, तो ये आपको एज अ ओवरव्यू दे दिया हूँ कि मतलब आप ये समझ जाओ कि हाँ क्रिमिनल लॉ क्या है,
ठीक है। उसके बाद मैं एक एक जो छोटी छोटी टॉपिक्स वाइज लेके आऊँगा, 5-5 6-6 मिनट का वीडियोज़, जिसमें आपको चीज़ें आराम से क्लियर हो जाएंगी, और मैं रेगुलर वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। फिर ये देखिए, ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। आप इन्हें देख लेना, इसे मैं सॉल्व तो नहीं करवाऊँगा अभी, ज़्यादा टफ नहीं है, और जो मैंने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। और जो आपको अगर नहीं इसमें से कुछ आएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके आंसर दे दूँगा और आपको समझा भी दूँगा, ठीक है। देखिए, एक्ट ऑफ चाइल्ड एक्सीडेंट, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दिया है। फिर ये देखिए, ये कुछ ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं कि भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त हुई कब हुई, तो 1 जनवरी 1862 को हुई, ठीक है। इसमें देखिए आंसर भी लिखा हुआ है और नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है। किसने बनाया था? लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। यहाँ क्वेश्चन है कि हु इज़ एसोसिएट विद ड्राफ्टिंग ऑफ इंडियन पीनल, तो ये सब एग्जाम पीसीएस में आए भी हुए हैं, तो ये सब मस्ट भी हैं आपके फ्यूचर के लिए। तो लॉर्ड मैकाले ने बनाया था। तो इससे छोटे छोटे, इतने डिटेल में नहीं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें तो मतलब डेफिनेशन की बात की गई है। तो फ़िलहाल में आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू मिल गया होगा हमारे इस वीडियो से, ठीक है। तो आपको क्रिमिनल लॉ के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें पता चल गई होंगी, आपको पढ़ने क्या क्या है, क्या क्या नहीं पढ़ने हैं। और मैं इम्पॉर्टेंटली आपको बस मैं इतनी चीज़ें बता सकता हूँ कि मतलब कुछ जो बहुत मस्ट हैं वही मैं आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि आपको सिर्फ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, डिटेल में अभी पढ़ने की कोई नीड नहीं है। क्वांटिटी में कोई स्टडी नहीं करनी है, आपको क्वालिटी स्टडी करनी है। जो जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे सिर्फ वही पढ़ने हैं। आपको नॉलेज के लिए आप एलएलबी में जाओगे तो आपको फुल नॉलेज होगी। आपकी आईपीसी का आपको 511 सेक्शन सारे पढ़ा दिए जाएंगे, जो जो उसमें भी कुछ सेक्शन छूट ही जाएंगे, बट वो आपके कभी काम भी नहीं आने वाले हैं। तो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस एग्ज़ाम पास करने के लिए फ़िलहाल में पढ़ना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो देखिए आप कभी भी हो सकते हैं, अभी उसका कोई कंफर्म तो नहीं है। तो आप अभी से लगे रहिए, तो आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं अपने, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट नेक्स्ट वीडियोस जो आएंगी मेरी आगे की, वो छोटी छोटी आएंगी, जिसमें आपको कम कम टाइम में ही, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और कम टाइम में ही आपकी चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, और टॉपिक वाइज रहेंगी, और बहुत जल्दी चीज़ें, मतलब 1 मंथ में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना ही नहीं है तो फिर ठीक है। तो आप इस वीडियोज़ को और भी अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, जिससे थोड़ा मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी वीडियोज़ अपलोड करूँ। लाइक कर सकते हैं, ठीक है। और कमेंट आप दीजिए, कमेंट आप बताइए कि क्या मतलब इस वीडियोज़ में और क्या क्या कैसे मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी लॉकडाउन की वजह से मेरे पास बहुत ज़्यादा साधन नहीं है, तो मैं अभी नॉर्मल वे में जितना कर सकता हूँ उतना कर रहा हूँ। बट आपकी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ठीक है। फिर कीप इट अप गाइज, एंड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।